राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसे जाना चाहिए? फिर आपको अखिलेश जी के द्वारा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ाने की तैयारी की गई, तो ये अटकलें बहुत पहले से थी, तो आपको अंदेशा था इस बारे में? मतलब इंडिया अलायंस के बाद, सरकार आने के बाद राम मंदिर का दोबारा उद्घाटन किया जाएगा? नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव, ब्रह्मलेखनी समाचार में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, लोकसभा लखनऊ लोकसभा सीट के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी। तो पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, आपने कैसे शुरुआत की थी, कब की थी और किस वजह से की थी? आज से 49 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में छात्र युवा आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने उस आंदोलन में भाग लिया। मैं उस समय जय नारायण महाविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। छात्र युवा आंदोलन बहुत तेज हो गया और उसके बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया। मैं आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा और आपातकाल में जेल से रिहा होने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। मेरी आयु बहुत कम थी। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री हुआ और उसके बाद 89 में मैंने तत्कालीन जो गृह मंत्री थी उनको चुनाव हरा करके मैं विधायक चुना गया। उसके बाद लगातार जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया और जहां कहीं पर भी जनता पर कोई भी जुल्म अन्याय हुआ, हम लोगों ने वहां पहुंचकर संघर्ष करने का काम किया। और इस संघर्षों में मैं 251 बार जेल में गया। हमने अपने ऊपर जुल्म अत्याचार सहे, लेकिन हमने किसी भी कीमत में, अगर सरकारों ने जनता पर जुल्म और अन्याय किया तो उसके खिलाफ लड़ने का लगातार काम किया। फिर मैं 2012 में लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक हुआ। 2016 में उसी सरकार में मैं प्रदेश सरकार का मंत्री रहा और फिर 2022 में मैं विधायक हुआ। और अब मैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे का लखनऊ से प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है, यहाँ तस्वीर है, नेताजी का तस्वीर है। तो आप अखिलेश यादव के कितने करीब हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जब पार्टी की स्थापना करी थी तभी से हम पार्टी के साथ सदस्य हैं। और कोई पार्टी में चुनाव जीते हारें, कोई पद मिले नहीं मिले, हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे संघर्षों को भी देखा है। हम लोगों ने मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ करके, और हम दोनों लोग पुलिस के कितने बड़े घेरे होते थे उसको तोड़ने का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव जी विश्वास करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे कितना पुलिस कुछ भी कर ले, लेकिन कभी मेरा हाथ छोड़ करके ये विषय नहीं हटेंगे। और हमेशा हमने उनके साथ अंतिम सांस तक संघर्ष करने का काम किया। और उसके बाद जो है माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थे, हम सरकार में उनके मंत्री थे, उन्होंने हमारा काम देखा कि हमने जो है कितनी लगन, निष्ठा और जो है उससे काम किया। इससे उसके बाद प्रसन्नता उनमें हुई। फिर 2022 ने मुझे उनको टिकट दिया और लखनऊ शहर में जो यहाँ पर भाजपा का गढ़ था, जहाँ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहते हैं, विधानसभा है, गवर्नर हाउस है, वहाँ से 17 और 22 में जो विधायक थे ब्रजेश पाठक, जो आज डिप्टी सीएम हैं, जब मुझको टिकट मिला 2022 में तो उसी दिन उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और ये क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से चले गए और कैंट में जाकर के, जो लखनऊ इस क्षेत्र के बगल में है, वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया। तो उसके बाद विधानसभा के अंदर हम लोगों ने मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम किया है और अखिलेश यादव जी ने भी
हमारे संघर्ष को देखा है और उनको ये बात मालूम है कि चाहे कितना भी कोई सरकार दमन, जुल्म, अन्याय, अत्याचार कर ले, हम उससे डरने या झुकने वाले नहीं हैं। और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी के कोई जेल से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से कोई भी हम लोगों को डरा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग 24 घंटे जनता की सेवा करने का काम करते हैं। रात में 12 बजे भी अगर कोई मेरे घर पर आके वाड़ा खटखटाता है तो हम लोग उसके बाहर निकल करके उसकी बात सुनते हैं। रात में 2 बजे भी कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हम घर पर गए और वो हमको मिले नहीं। तो जनता का इसीलिए हम लोगों को समर्थन और प्यार मिल रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आप लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बहाल कराएंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कॉलेज से ही अपनी राजनीति में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक हो गए और पुष्कर सिंह धामी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे चलकर राजनीति में आए हैं और बड़े पद पे आए हैं। तो आप ऐसा कुछ करवाएंगे? क्योंकि अभी तो चुनाव तो बंद करवा दिया गया है। देखिए, मैं खुद जो है लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ और हमारा ये मानना है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के पदाधिकारी जो होते हैं वो छात्रों की समस्या करने के बाद, हल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद फिर जनता की राजनीति में आते हैं। ये एक प्रकार का बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छात्र संघ के चुनाव बैन कर दिए गए हैं और ये भाजपा की सरकार छात्र संघ के चुनाव नहीं करा रही है। हम लोग जो है वो केंद्र में सरकार बनेगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव हों, क्योंकि छात्र संघ जो है वो लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी कुछ ही दिन पहले अकबर नगर में, लखनऊ में ही, वहाँ पे जो है लोगों के घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवाए जाने थे, क्योंकि ये कहा गया था कि उनके जो घर बने हैं वो अवैध ज़मीन पर बने हैं। तो वहाँ पर बुलडोजर चलवाना, हालांकि अभी वो जो केस है 22 जनवरी तक उसको पेंडिंग कर दिया गया था, तो वहाँ पे बुलडोजर चलवाना क्या सही था फैसला? देखिए, अकबर नगर में पिछले 75 सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ तो ऐसे परिवार के लोग हैं जो 4 पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर अधिकांश जो आबादी है या वो दलित हैं या पिछड़े वर्ग के हैं या अल्पसंख्यक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कॉलोनियों को तोड़ने का काम कर रही है कि जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक हैं रह रही हैं। आज़ादी से पहले वहाँ पर लोग बसे हुए थे। ऐसे अगर देखा जाए तो पूरा लखनऊ शहर ही नजूर में बसा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं उनको परेशान करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकबर नगर की बस्ती को तोड़ने का काम करेगी तो हम लोग हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। सड़क से लेके और विधानसभा तक भाजपा के इस दमन और जुल्म का हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और जो गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, हर तरीके से हम लोग उनके साथ हैं। अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो 22 जनवरी को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को असम में मंदिर से जाने से रोक दिया गया। तो क्या ये कदम उठाना सही है? क्योंकि आरोप जो है विपक्ष की तरफ हमेशा लगता है कि भगवान सिर्फ भाजपा के ही हैं, तो उन्हें रोकना क्या सही था? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को मंदिर जाने रोकना ये पूर्ण रूप से गलत था और इस तरह से ये कार्रवाई जो है किसी भी तरह से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करने के बाद एक ट्रस्ट बनवाया, उस ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम किया। हम लोग
भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम जी के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। एक तरफ जो देश की राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक दलित थी, एक महिला थी, तो दलितों का और महिला का अपमान करने का काम किया। जो पूरा आंदोलन के जो लोगों ने शुरुआत करी थी, अडवाणी जी ने निकाला था, उनको नहीं बुलाया गया। कोई भी शंकराचार्य नहीं आया, कोई भी महात्मा नहीं आया और अधूरा मंदिर था। अभी मंदिर का निर्माण कार्य जो है 90% नहीं हुआ है और उसके बाद बहुत जल्दबाजी में केवल राजनीतिक कुछ लाभ और स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दिखाया है जैसे कि मंदिर उन्होंने बनाया है, और वास्तव में ये मंदिर 10% बना है और 90% मंदिर जो है जब इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी दिल्ली में तब वो बनवाएगी और फिर से मंदिर का बहुत भव्य जो है उद्घाटन होगा। और उस समय जब पूजा होगी उस मंदिर की, तो पूजा होते वक्त उस समय देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी डिम्पल जो सांसद हैं उनके साथ होंगी। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में महिला सम्मान की बात करी और उनकी महिला पत्नी का जब अपहरण हुआ तो उन्होंने उसको खोज करके लंका जा करके रावण का वध करने का काम किया। और उनकी मूर्ति के प्रतिष्ठा में एक ऐसे व्यक्ति लोग थे जिनकी अपनी खुद पत्नी है और पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं। पूरा देश मांग करता रहा कि अपनी पत्नी को लेकर के आइए, लेकिन जो मुख्य यजमान पद से हट गया लेकिन पत्नी को लेकर के नहीं आया। तो इसका मतलब है जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता है वो देश में किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकता है। ये लड़ाई इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग असत्य बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और ये आपने सुना होगा काल नैमिष का नाम, तो काल नैमिष जब हनुमान जी जा रहे थे ढूंढने के लिए जड़ी बूटी, तो रास्ते में बैठ गया और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहा था। ये लोग केवल वैसे ही लोग हैं, ये काल नैमिष हैं और केवल अपने स्वार्थों के लिए भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं, उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। और जो चढ़ावा आता है, जब अडवाणी जी ने रथ निकाला तो उसमें सोने की ईंटें आईं और अरबों रुपया आया, वो कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हिम्मत है तो बताएं कि भगवान श्री राम जी के नाम पर मंदिर का पैसा जो आया था वो कहाँ गया? वो बताएं कि अडवाणी जी क्यों नहीं बुलाया गया? वो बताएं कि देश के जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त, महिला हैं, दलित हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? शंकराचार्य हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? लेकिन हम लोग जो हैं, जब भगवान श्री राम जी हमको बुलाएंगे तो हम लोग मंदिर दर्शन करने जाएंगे। तो आप अयोध्या जाएंगे? जब भगवान श्री राम जी बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। और जो है जब इंडिया की सरकार बनेगी तो इंडिया की सरकार बनने के बाद मंदिर का बहुत भव्य रूप जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के तय की करा है वैसा मंदिर बनेगा। ये अधूरे मंदिर का पर्दा नहीं होती है कभी भी। और पूस के महीने में जो है और बिना पत्नी के पत्नी होते हुए और अधूरे मंदिर का जो ये वो करने का काम किया प्रतिष्ठा, ये पूर्ण रूप से हम चाहते थे कि मंदिर का बहुत भव्य निर्माण हो। मंदिर बनने में पूरे देश में किसी एक आदमी ने भी विरोध नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और मंदिर का निर्माण काम उस पर हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाती है जैसे मंदिर उसी ने बनाया है। मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, एक ट्रस्ट द्वारा, और जनता ने उसमें मंदिर में सहयोग किया है। राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसे जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट से जो है वो मंदिर का निर्माण हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बधाई की पात्र है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है।
लेकिन कहा तो जाता है कि राम मंदिर का पूरा क्रेडिट तो भाजपा ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि उनकी सरकारें हैं केंद्र में और प्रदेश में। तो सरकार के नाते प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, सरकार के नाते मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, सरकार के नाते गवर्नर वहाँ जा रही हैं। लेकिन ये बताइए कि जब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक है देश की, एक महिला है, और वो कह रही है कि हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। अडवाणी जी कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया गया। शंकराचार्य कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया गया। जो वहाँ पर मंदिर निर्माण के आंदोलन करता थे वो कोई गया उसमें? जिन लोगों ने 26 साल मुकदमा लड़ा वो लोग उसमें से एक भी आदमी नहीं गया, क्योंकि वो कहते थे कि ये धर्म के अनुसार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। अगर हम लोग ये बात कहते हैं तो सरकार सुनती नहीं है। लेकिन जिस दिन भव्य मंदिर का निर्माण होगा और अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, उस दिन इसका भव्य वो होगा, और उनके साथ उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी भी होंगी। मतलब इंडिया अलायंस के बाद, सरकार आने के बाद राम मंदिर का दोबारा उद्घाटन किया जाएगा? निश्चित रूप से। अभी 10% मंदिर बना है, 90% मंदिर बना ही नहीं है। और 90% मंदिर इंडिया मोर्चा जब बना के सरकार भी होगी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जब बनेगा, तब जब सारी, अभी इसमें और बहुत सी मूर्तियां लगनी हैं, अभी और भगवानों की, देवताओं की मूर्तियां उसमें लगनी हैं, वो सब लगेंगी। फिर मंदिर का बहुत भव्य निर्माण काम होगा। ये बहुत जल्दबाजी में अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की काम किया गया है। अच्छा, अगर 4 शंकराचार्यों की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि रामानंद संप्रदाय से ये विधि विधान होना चाहिए, और सवाल उन्होंने वहाँ के जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं चंपत राय पर भी सवाल उठाया कि वहाँ से हटा देना चाहिए। तो क्या वहाँ चंपत राय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शंकराचार्य जो हैं, ये 4 शंकराचार्य बहुत पहले से धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, और इन चारों शंकराचार्यों की पूरे देश में बहुत मान्यता है। सही माने में ये जो धर्माचार्य है, इसके प्रतीक है धर्म के, और उनको जो है बुलाया नहीं जा रहा है। उनकी इच्छा के बावजूद भी उनको कहा जा रहा, उनको रोका जा रहा है आने से। तो इससे इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो कार्ल लैमिश ने किया था, वही जो है वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। और हम लोग दोनों की पूजा करते हैं। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नाथूराम की पूजा करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हो, उससे कहलवा लीजिए कि नाथूराम मुर्दाबाद। अगर वो कह दे तो हम जान जाएंगे। वो नाथूराम की मूर्ति अपने घर में लगाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि नाथूराम महात्मा गांधी का हत्यारा था, और वो नाथूराम की पूजा करते हैं। सिर्फ लड़ाई इसी बात की है कि हम राम के भक्त हैं, वो नाथूराम के भक्त हैं। चुनाव पार्टी पे न लड़के राम और कृष्ण के नाम पर लड़ा जा रहा है, क्या सही है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। भगवान राम सबके हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सबके हैं, और वो किसी एक पार्टी के सरस नहीं हैं। जितनी आस्था किसी और में होगी, उससे बहुत अधिक आस्था हम लोगों के प्रति भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण जी की है। और वो लोग जो हैं वो घर में पूजा कभी नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से लोग जो हैं नशे में थे और जो है नारा बोल रहे थे। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी पर चर्चा हो। हम लोग चाहते हैं, आज 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर तक पर जो है जीएसटी लगा दिया है। 18% टैक्स लगा हुआ है। जब आटा और दाल और चावल पर, तो महंगाई नहीं होगी। जब दाम बढ़ाएंगे डीजल के, तो महंगाई बढ़ेगी, माल भाड़ा बढ़ेगा। तो आज महंगाई कई गुना बढ़ गई है। कहा था कि लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। 10 साल हो गए, क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है? नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात थी। जो लोग रोजगार में लगे हुए थे,
उनका रोजगार छीनने का काम किया है। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कहा था अपराध रोकेंगे। मणिपुर में क्या हुआ, 5 महिलाओं को निवस्त करके चौराहों पर घुमाया गया बाजार में, और बीच चौराहे पर उस महिलाओं बहनों से बलात्कार करने का काम किया। और एक उसमें ऐसी बहन थी जिसका पति कारगिल युद्ध का योद्धा था, और उसने बाद में कहा कि मैंने देश की रक्षा कर ली, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, मेरी आंखों से सामने जो है मेरी पत्नी से बलात्कार होता रहा। तो इस तरीके से कहते देश नहीं बिकने देंगे। लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, बाकी सब कुछ बेचने की तैयारी है। लखनऊ शहर में NBRI का बहुत बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है, उसको बेचने की तैयारी हो रही है। लखनऊ का एयरपोर्ट बेच दिया है। इतना शानदार बना था एयरपोर्ट, बनवाने के बाद सरकारी पैसा लगाया और लगाने के बाद उसको बेच दिया। तो इस तरीके से आज पूरा देश बेचने की तैयारी है। वो देश के चौकीदार थे, कहते थे अपने आप को, वो चौकीदार कहाँ रह गए? लेकिन हम लोग देश के पहरेदार हैं, और किसी भी कीमत में जो देश की संपत्ति बेची गई है, इंडिया की सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद वो सारी संपत्तियां जो भाजपा सरकार ने बिकी हैं, उन सारी संपत्तियों को वापस लाने का हम लोग काम करेंगे। योगी सरकार के शासन व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। विकास के सारे काम ठप हैं। मार्च के महीने में जो बजट पेश हुआ था, उस बजट का 40% भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है, और फिर बजट जो है फरवरी में होगा। सत्र में बहस करने की, चर्चा करने के लिए भी कतराते हैं। 3 दिन का सत्र रखा था अभी। अब बजट सत्र जो होता है उसमें हर विभाग पर बजट प्रस्तुत होता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन ये चाहते हैं सत्र इतना छोटा हो कि जनता के मुद्दों पर चर्चा और बहस नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने GST में, आप उत्तर प्रदेश में आटा दाल चावल लगाया है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। स्कूलों के अंदर बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अस्पतालों के अंदर दवा है, न इलाज हो रहा है, न जांच हो रही है। डेंगू से अभी डेंगू का प्रकोप आया, और कई सौ, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है उसमें लोगों की मौतें हो गई, और सरकार जो है उसने कोई भी जो डेंगू को रोकथाम करने के लिए कहीं कोई प्रयास करने का काम नहीं किया। तो हर जगहों पर, हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार फेल हो गई है, और जनता इस सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। भाजपा से जनता का मोह भंग हो गया है। अब जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, और 2024 में लोकसभा चुनाव से सत्ता परिवर्तन होगा, और उसके बाद बहुत जल्दी ही प्रदेश की सरकार भी गिर जाएगी। अच्छा, बाबा के बुलडोजर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि वो कहते हैं कि प्रदेश में तो हम माफिया को पनपने नहीं देंगे, जहां भी ऐसा कुछ होगा हम बुलडोजर चलवा देंगे। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी मांग करी कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 जो अपराधी हैं उनके लिस्ट आउट कर दीजिए। जिनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, उनका नाम आउट कर दीजिए। भाजपा की सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो जो टॉप 20 अपराधी हैं उनका नाम घोषित कर सके। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उसमें 19 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। और अगर एक भी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 साल की सरकार प्रदेश की है, उसने किसी एक भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जो अपराधी हैं, उन पर कोई कार्रवाई करी हो? लखीमपुर में केंद्र के मंत्री ने अपनी गाड़ी से 5 लोगों को रौंद दिया, 5 लोगों की हत्या कर दी। उसका घर क्यों नहीं खोदा गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था,
केंद्र का गृह मंत्री है, राज्य मंत्री, तो केवल एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के लोगों पर दमन, जुल्म, अन्याय, उनके मकान गिरा दो। कानपुर में एक माँ और बेटी, दो लोग झोपड़ी में थीं, बुलडोजर आया गिराने के लिए, उन्होंने कहा मेरा झोपड़ी मकान नहीं गिराओ, तो उस बुलडोजर ने उसमें उन लोगों ने उनको आग लगा दी और आग लगा करके बुलडोजर चला दिया और दोनों लोगों की मौत हो गई। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं कि बुलडोजर से निर्दोष और मासूम लोगों के मकान गिराए गए हैं, झुग्गी झोपड़ी गिराई गई है, जो उनके कच्चे मकान हैं वो गिराए गए हैं, जो मलिन बस्तियां हैं वो गिराई गई हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं उनको जाड़ा गया है। लेकिन किसी भी जो 19 टॉप के अपराधी हैं, किसी एक का भी मकान नहीं गिराया गया है। केवल 20 में से एक अपराधी भाजपा का नहीं है, सब मकान उसी के गिराए गए हैं। बाकी 19 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो और जो भी अपराधी माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए मिशन को लेकर चुनाव लड़ने वाली है, तो पहले आप ये बताइए कि पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, सैकड़ों सालों से पिछड़े, दलित और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमज़ोर लोग और जो समान जाति के निर्धन लोग हैं, उन लोगों को उनका हक, न्याय, अधिकार और सम्मान मिलने का काम हो। ये लड़ाई इसी बात की है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दलितों का अपमान करते हैं, जो पिछड़े हैं उनका अपमान करते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जुल्म और अन्याय करते हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय दो, उनको उनका हक दो, उनको उनका अधिकार दो और उनको सम्मान दो। ये लड़ाई इसी बात की है। और जब तक दलित को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और जो अल्पसंख्यक है उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, इसमें सामान्य है कि नहीं है? हमने कहा कि समान जाति के जो निर्धन लोग हैं वो भी हमने उसमें कहा कि उनको भी उनके हक मिलें, महिलाओं को भी उनके हक मिलें, और जो वंचित लोग हैं जिसको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन वंचित लोग को, जो पीड़ित लोग हैं उनको भी न्याय मिले। हमने इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वंचित, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और समान जाति के जो निर्धन लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हम लोग पूरे जीवन संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारी पर और महंगाई को लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, हम सबसे पहले जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। जो महंगाई के कारण से आज बहुत से परिवार टूट गए हैं, महंगाई के कारण से जो महिला घर में खाना बनाती है वो खाना खिलाती है बच्चों को पहले, फिर पति को, और खुद भूखा सोती है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि सबसे कमज़ोर जो महिला है उसको न्याय मिले। समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने समाजवादी पेंशन देने का काम किया, इस सरकार ने उसको बंद करने का काम कर दिया। हम लोग जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी मिले, ये हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपराधों को रोकने का काम करेंगे और निष्पक्ष होकर के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज जो देश के बड़े 100 घराने हैं, उन 100 घरानों के पास देश की 75% संपत्ति उनके पास पहुंच गई है। आज जो है वो जो देश के अडानी हैं उनके पास 22.5 लाख करोड़ रुपया है। जब सरकार बनी भाजपा की, मोदी जी की वो पार्टनर हैं, मोदी जी की प्रधानमंत्री बने, तब उनके पास संपत्ति थी 50,000 करोड़ और आज संपत्ति है 22.5 लाख करोड़
कि वो मालिक हैं। तो हम चाहते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम हो, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर बने। आज जो है गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है भाजपा की। हमारी व्यवस्था है समाजवादी, जिसमें कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच में 10 गुना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मालिक की आमदनी 1 लाख रुपया है महीने में, तो कम से कम 10,000 रुपया उस मजदूर को भी मिलना चाहिए जो वहाँ पर खून पसीना बहाने का करके उत्पादन करता है। तो ये लड़ाई है इस बात की कि जो अमीरी और गरीबी के बीच में, मालिक और मजदूर के बीच में किसी भी तरह से 10 गुना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, जो हम लोगों ने उनके आंदोलन शुरू किया था, तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति में ये था कि आदमी और पुरुष में कोई औरत में कोई मतभेद ना हो, पुरुष में और महिला में कोई मतभेद ना हो, अमीरी और गरीबी के बीच में 10 गुना से अंतर ना हो। हर व्यक्ति को जो है, कोई व्यक्ति मनुष्य किसी और मनुष्य का शोषण ना करने पाए। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा समाज बने जिस समाज में कोई मनुष्य किसी मनुष्य का शोषण ना करने पाए, सबको जो है बराबर न्याय मिले और सबको जीने का बराबर का अधिकार मिले। हम लोगों की मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, और उसी मालिक का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम परमपिता है, उसी का नाम खुदा है, उसी का नाम अल्लाह है। दुनिया के मालिक दो नहीं हैं, दुनिया का मालिक एक है। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में, प्रदेश में पहुंच जाए कि दुनिया का मालिक एक है। इसलिए सब लोग मोहब्बत से रहें। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला करके, लोगों को बांट करके, घृणा पैदा करके सत्ता में फिर से दोबारा आना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से जनता से अपील है कि अपने मुद्दों पर जनता वोट करने का काम करे। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बढ़ते हुए अपराध और जो आज जनता की समस्याएं हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं हैं, इन मुद्दों पर जनता वोट दे और देश में हर व्यक्ति को बराबर का न्याय और अधिकार, सम्मान और उनका जो हक है वो मिलने का काम हो। तो अभी आप देख रहे थे रविदास मेहरोत्रा जी को, जिन्होंने राजनीति और समाज मुद्दों पर खोलकर बात की है। ये भूतपूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं, और लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।